अस्सलाम वालेकुम। बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। बजट गैर मामूली हालात में आ रहा है और ये गैर मामूली हालात मुतकाज़ी हैं इसके कि बजट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए जो कोविड का क्राइसिस है उसको भी रिस्पॉन्ड करे और प्लस मईशत को। पाकिस्तानी मईशत ने पिछला साल बड़ा टफ गुजारा, ना सिर्फ कोरोना बल्कि कोरोना से पहले भी हमारी मईशत की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी। टफ हालात का हमें सामना था। डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान का पूरा जो इकॉनमी थी उसका भी इम्पैक्ट आया हुआ था। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कोविड से पहले इतनी गिरी नहीं थी तो उसका भी इम्पैक्ट था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे। हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम पे हम थे। 13.25 पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट था। ग्रोथ की कोई बात ही नहीं थी। अब कोविड आया है तो कोविड के बाद हमारी पॉलिसी भी तब्दील हो गई हैं। अब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं और कोविड का भी रिस्पांस हमने देना है। इन तमाम इशूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अभी बड़ा एक्सट्रीमली गुड पैनल और बड़ा टॉप का पैनल मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कराची। साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवैस साहब। अवैस साहब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, उसकी टैक्स कमेटी के सरबराह हैं। लाहौर टैक्स बार है, उसकी भी सदर रह चुके हैं। और अर्नेस्ट यंग उसके भी पार्टनर हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं, लाहौर में होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन है। उनसे हम इकॉनमी पे और टैक्स के अमूर पे भी गुफ्तगू करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राना एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना एहसान साहब इज़ फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, अपकमिंग लीडर फ्रॉम PMLN, और इकॉनमी के अमूर पे और मईशत के अमूर पे भी ही हैज़ अ क्लोज आई। इन तीनों पार्टिसिपेंट से गुफ्तगू करेंगे। बट आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम कराची। मुजम्मिल असलम साहब, ज़रा मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन जानेंगे मुजम्मिल असलम साहब से। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल जिस तरह मैंने बताया कि इकॉनमी की हमारी इतनी बेहतर नहीं थी, चैलेंजेस थे, तो ये वाला जो बजट है कितना सूदमंद हो सकता है इन चैलेंजेस के लिए? क्या क्या इसमें करना चाहिए? आवाज आपकी हेलो जी मुजम्मिल साहब, माय क्वेश्चन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है तो इसमें बजट में रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखिए, बजट तो इस वक्त आप अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। जिन मुल्कों में हम एग्जांपल दे रहे थे कि अब लॉकडाउन ईज हो गया है, उनकी स्टॉक मार्केट भी बता रही थी कि जी वो बड़ी वहाँ पे सक्सेस हो गई है। कल वो सारा का सारा जो है मट्टी का ढेर बन गई वो चीज़ें। आप देखें, कल अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो है 6.5% गिरी, ऑयल जो है 10% गिर गया, सिर्फ एक खबर पे कि फेडरल रिजर्व उनका जो बैंक है उसने ये कहा कि सेकंड वेव शुरू होगी और इकॉनमी जो है अगले 2 सालों तक रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रही। सिर्फ उस न्यूज़ पे जो है, ग्रिम आउटलुक पे जो है, कल ग्लोबल मार्केट्स और आज सुबह पूरी एशिया की मार्केट्स और तमाम की तमाम, इनफैक्ट पाकिस्तान की मार्केट ने भी उसका असर ले लिया। तो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये वबा का एंड कैसे होगा और किस तरीके से होगा। अब रहा सवाल हमारे मुल्क का। हमारे मुल्क की आप देख लें कि टैक्स रेवेन्यूज़ पिछले 3 महीने में तकरीबन, कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें भी उन्होंने बताया कि जी 800 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है सिर्फ 3 महीने में टैक्स रेवेन्यूज़ की हिट पड़ी है। अब मेरा सवाल ये है कि देखिए, कल रात को मैं ऐसे ही वॉक कर रहा था तो किसी ने मुझसे बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई अगर आपका लॉकडाउन खुल भी गया है तो आधा पाकिस्तान तो अभी भी बंद है। आपका स्कूल्स बंद है जो एक बहुत बड़ी मईशत है। स्कूल टीचर्स होते हैं, वैन्स होती हैं, स्टेशनरी होता है, शादी हॉल बंद है, शादियां जो है सब होना बंद हुई है, बहुत सारी जिसे कहते हैं मास लेवल पे कॉन्सर्ट्स, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। तो आपकी इकोनॉमी अभी भी इफेक्टिवली जो है बहुत ज़्यादा बंद है, बहुत सारी चीज़ें बंद हैं। तो उसको इस अनसर्टेनिटी के बीच में आप अपने टैक्स रेवेन्यूज को आपने टारगेट तो रख दिया है, लेकिन आपकी कितनी कन्विक्शन है कि आप ये टैक्स जो है वसूल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? अब वो टैक्स के टारगेट की बेसिस पे आपने बजट बना दिया, अपने अगले साल के बजट, खसारा वगैरह सारा कुछ उसमें शामिल कर लिया। अगर टैक्स ऊपर नीचे हो गया तो आप खसारा वापस बढ़ाने जाएंगे, मुल्क का कर्जा बढ़ाएंगे। तो मेरी तो इसमें तजवीज़ हुकूमत को भी यही थी पिछले कई दिनों से कि जो पिछले साल पे हमारे अखराजात हैं उसको वहीं रखा जाए, कोई तनख्वाहें ना बढ़ाई जाए, कोई डिफेंस बजट पे खातिर का इजाफा ना किया जाए, और जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे उसको कम से कम करें, ताकि हम इस अनसर्टेनिटी को एक दफ़ा जो है देख लें, गेज कर लें। ये जो चीज़ है ना जो आपने बताई है, इसी पे मैं चाहूँगा कि अवैस साहब से भी मैं कमेंट लूँ। अवैस साहब, जिस तरह मुजम्मिल ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया है कि सूरत हाल जिस तरह इंटरनेशनल सा एक इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है और टैक्स हमारी बैकबोन है।
पिछली दफ़ा 5.5 ट्रिलियन का अनरियलिस्टिक टारगेट, फिर उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया। अभी भी मुजम्मिल जो कह रहे हैं ना 700-800 बिलियन, ये भी एजम्पशन है कि अगर वो होता, ज़रूरी नहीं कि वो भी हम मीट कर पाते, लेकिन शॉर्टफॉल होना ही होना था। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जिस तरह मुजम्मिल ने कहा हमें फ्री चाहिए, इज दिस द वे कि हमें यही करना चाहिए या कोई अभी भी कुछ गुंजाइश है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कोरोना आया ना, फ्रैंकली ये टैक्स वालों के लिए तो मुझे लगता है एक रूम देने के लिए आया, क्योंकि अगर आप पिछले साल की इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी तो प्रायर टू कोरोना भी परफॉर्म नहीं कर रही थी और वो डिक्लाइनिंग थी। ठीक है, आपने जो टारगेट रखा था 5.5 ट्रिलियन का, उसको पहले रिवाइज करके 5.2 के ऊपर लेके आए, फिर 5.2 से कम करके 4 पॉइंट कुछ पे लेके आए, अब फाइनल फिगर 3.9 की आई है। और सर ये 4-5 साल पुराना फिगर है। 3.9 में से भी जो इस वक्त तक कलेक्शन है वो 3.5 की है। 400 बिलियन प्लस की कलेक्शन का टारगेट जून का है ओनली, यानी आप 3.9 भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। तो आप तो कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस, और पर्टिकुलरली जैसे मुजम्मिल साहब ने फरमाया कि अगले 2-3 महीने तो हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि इसका जो पीक है वो जुलाई और अगस्त के बेसिस के ऊपर आ रहा है, और ये भी अजम्पशन के ऊपर, बुनियाद के ऊपर कर रहा है। कोई रियलिस्टिक को तो इसके ऊपर अभी तक कोई रिसर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है ना, वही कहीं नहीं है, वो अजम्पशन के बेसिस के ऊपर चल रहा है। अब ये पहला क्वार्टर तो इन एनी केस जो सितंबर क्वार्टर जुलाई टू होना है, इसके अंदर इनको कोई कलेक्शन की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और ना ये करेंगे और ना करें। उसकी एक और बड़ी जो वजह है, हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो तो वैसे ही डिस्टॉर्टेड सिस्टम है। ये सारे का सारा चल रहा है ट्रांजैक्शन के ऊपर, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन चल रही होती, ये कोई रियल इनकम बेस्ड कलेक्शन नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। आपके इंपोर्ट्स कम होगी, कहते हैं हमारा टैक्स कम हो गया, सेल्स टैक्स है उस पे आप रिलाई करते हैं, इनकम टैक्स वो देते नहीं। इस पे मैं बात करूंगा कि लोगों से टैक्स कैसे लें और इस सूरत हाल में कैसे लें, लेकिन पॉलिटिकल एंगल भी शामिल करना जरूरी है। राना साहब हमारे साथ मौजूद है, राना एहसान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और ब्लेम किया जाता है अपोजिशन को भी। जब भी गवर्नमेंट बात करती है वो कहते हैं कि हमें मिला ऐसे माजी की हुकूमतों ने, तो राना साहब आप लोगों ने क्या किया 5 साल में? देखिए, हमने तो जो इकॉनमी छोड़ी थी वो 315 अरब डॉलर की इकॉनमी थी। आज इकॉनमी 264 बिलियन डॉलर्स पे आके खड़ी हो गई है। हमने जीडीपी ग्रोथ 5.8% पे छोड़ी थी, हमने इन्फ्लेशन लेस देन 5% पे छोड़ी थी पूरे हमारे 5 साल के टेन्योर में। एक चैलेंज था इनको करंट अकाउंट डेफिसिट का, ट्रेड इम्बैलेंस का, उसको ये मैनेज नहीं कर सके, और आपने देखा कि आईएमएफ से इन्होंने जो है एग्रीमेंट करने में जितनी देर लगाई, और मिडल ऑफ द एग्रीमेंट आपका फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गया, आधी एग्रीमेंट एक मिनिस्टर ने नेगोशिएट की, फिर आधी एग्रीमेंट दूसरे मिनिस्टर ने नेगोशिएट की, और जो 13वीं एग्रीमेंट थी उसके अंदर इन्होंने अपने हाथ बनवा दिए। इस सूरत में कि इन्होंने कहा, देखिए इंट्रोडक्शन कि जो एक्सपोर्ट्स के जो फिगर थे आपके पिछले 5 साल में, आपकी एक्सपोर्ट्स आप लोगों ने ग्रोथ शो नहीं की, डॉलर आप लोगों ने कमाने थे वो नहीं थे, रेमिटेंसेस आ रहे थे बाकी है। दूसरा ये था कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन चाहते थे कि फाका मस्ती रंग लाए। ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप बोरिंग कर करके आप अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आ रहे थे। इट वाज नॉट इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ, ये तो बाकी बाहर से पैसे लाकर आप लोग कर रहे थे। सर मैं इससे डिसएग्री करूंगा। एक्सपोर्ट्स पे पहले आ जाएं। एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारी पहले साल जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ी, फिर अगले 3 साल कम हुई, और आखिरी साल हमने 13% एक्सपोर्ट्स को इन्हांस किया। अच्छा, वो उसकी वजह जो है ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस का क्रैश था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स दरमियान में कम हुई, लेकिन आखिरी साल हमने टर्नओवर कर लिया था। अब आप डेट के ऊपर आ जाएं। डेट जो होता है कभी भी वो एक नंबर, एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर डिबेट नहीं होती, डेट टू जीडीपी रेशो पे डिबेट होती है। जब हमें मुल्क की मईशत मिली तो 63% जो था डेट टू जीडीपी रेशो था, जिसको हमने छोड़ा तो 67 पे छोड़ा। आज बदकिस्मती से वो 90 क्रॉस कर चुका है। तो ये मिस मैनेजमेंट है, और इसके अंदर जिस तरह मैं फरमा रहा था, जो इन्होंने IMF के साथ 13वीं एग्रीमेंट की, उसके अंदर इन्होंने मनी प्रिंटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसके अलावा हाई मॉनेटरी फिस्कल टाइटनिंग में हायर इंटरेस्ट रेट्स, हाई इन्फ्लेशन के ऊपर जो ये एग्री कर गए, जिस तरह की एग्रीमेंट इन्होंने की, उसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। और ये मैं अगर इसकी प्री कोविड ही बात करें तो प्री कोविड के अंदर जो पिछला साल था, इन्होंने कहा कि 3.3% से जीडीपी ग्रो की है, लेकिन असल हकीकत इन्होंने 6-8 महीने बाद साल के क्लोज के बताया कि वो भी 1.9% थी। तो ये जो बजट है, ये आप टारगेट सेट करते हैं बेस्ड ऑन वेरी गुड अजम्पशन एस्टिमेट्स, लेकिन पिछले 2 सालों में पीटीआई ने दिखाया है कि ये टारगेट से 20-30% तक डिविएट कर जाते हैं। तो ये बड़ा एक खतरनाक सिनारियो है जहां ये टारगेट सेट करते हैं, और कोई हमारे टेन्योर में आपने देखा कि 3%-4% की वेरिएशन होती थी बजट के टारगेट्स की और जो एक्चुअल
नंबर्स आते थे। अच्छा राना साहब, बड़ा अच्छा होता है ना कि आप लोग का भी शैडो गवर्नमेंट होती है। देखिए गवर्नमेंट पे चेक अपोजिशन ने रखना है। अभी आपकी लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली अब कोविड जिस तरह PMLN में फैल रहा है, लगता है कि वो भी अपोजिशन को ही वो कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ। अब आप देखें जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने कोरोना पॉजिटिव कराया, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, हम वो चीखते रहे, बताते रहे कि मैं एक वनरेबल कोविड का पेशेंट। लेकिन सर जो बाकी जो लीडरशिप आई वहाँ पे, शाहिद खान अब्बासी आए, हसन इकबाल आए, मरियम औरंगजेब, जो वहाँ पे थे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किए, उनका भी तो कसूर है कि एहतियात करनी चाहिए थी। डेफिनेटली ये एक बड़ा चैलेंज है, खास तौर पे इकोनॉमी के लिए। एक्सटर्नल शॉक्स पे ही डिपेंड करेगा कि हुकूमत इनको कैसे मैनेज करती है और फिर ही ये कोई टारगेट्स के करीब पहुंचेंगे। अच्छा, लेट मी ब्रिंग मुजम्मिल असलम इन द डिबेट। मुजम्मिल साहब, ये तो सारी बातें हमने कर ली। अवाम के लिए, आम आदमी के लिए बजट में कोई रिलीफ हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, या ये भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो आएगी और बस स्टेटमेंट ही होगी? वसाइल जो है वो इतने है ही नहीं कि एक आम आदमी को आप जो है तवक्को से ज़्यादा जो है उसके लिए कुछ कर सकें। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए रिलीफ सिर्फ ये हो सकता है कि वो बेरोज़गार हुआ है जहाँ से, उसका वो काम में जो है वापस उसका काम शुरू हो जाए। और ये हुकूमत को जो चाहिए कि 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पे तवज्जो दे, क्योंकि ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा होता है। एक है हमारा ज़राअत, दूसरी है हमारी कंस्ट्रक्शन और तीसरी है हमारी बरामदात। अगर इन तीनों में कोई इंसेंटिव्स इस तरीके से दें और ये काम चलना शुरू हो जाए यहाँ, तो यहाँ पे जो है कि लोगों को काफ़ी हद तक रोज़गार मिल जाएगा। और जब ये रोज़गार मिल जाएगा एक दफ़ा लोगों को, तो यही एक मैं समझता हूँ कि रिलीफ होगा। क्योंकि हुकूमत ने जो 12,000 रुपये दिए थे वो नाकाफ़ी थे। हो सकता है इस बजट में फिर ऐलान कर दें अगले 12,000 का जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। 3,000 रुपये महीना कोई भी इससे कुछ नहीं, किसी को फ़र्क पड़ेगा जब उनको नौकरियाँ वापस मिलेंगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आएगी। लेकिन ये 3-3 हज़ार रुपये देखें, कुछ ना होने से तो कुछ थोड़ी सी रिलीफ तो बेहतर है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि ना हो। लेकिन कंक्रीट कोई चीज़ नहीं हो रही ना इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि जब तक हम ग्रोथ वापस नहीं आएगी, ट्रेजेक्ट्री नहीं होगी, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, जॉब्स और चीज़ें नहीं होंगी। ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको कल मैं एक टीवी प्रोग्राम में था तो एक मिसाल दे रहा था कि PMLN की ग्रोथ किस तरीके से थी। मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ कि एक आदमी की 1 लाख रुपए तनख्वाह थी, ठीक है। 1 साल में वो गिर के हो गई 80,000, तो 1 साल में उसका 20% तनख्वाह गिर गई। अगले साल उसकी मालिकान ने वापस 1 लाख उसकी तनख्वाह कर दी, तो अब 25% उसकी तनख्वाह बढ़ गई, तो वो 25% को वो ग्रोथ दिखा रहे। तो हमारे मुल्क में जो ग्रोथ है वो रियल टर्म्स में कोई खास नहीं हुई। अगर आप उठा के देखें 2012-13 में जब पिछली गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक्सपोर्ट्स पिकअप किया था $25 अरब पे, उसको ले गए वो $21 अरब पे और आखिर में 23-24 अरब पे छोड़ दी। अब वो कहेंगे जी हमने 21 से 24 कर दी, तो वो तो बात नहीं बनी ना। इसी तरीके से अगर आप क्रॉप्स का डाटा उठा लें, हमारी जब आप भी फवाद बहुत ज्यादा करते थे, तेजी मंदी वगैरह, आपको याद होगा कि ऑन एन एवरेज 14-15 मिलियन बेल्स हम कॉटन की हम लोग करते थे 2006-07 में। अब हम पहुंच गए 9 मिलियन बेल्स में। और ये इसका डाउनफॉल शुरू हुआ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के फौरन बाद, जब 13-14 पे वो छोड़ के गए, तो पहले ये 12 पे लाए PMLN, फिर 10 पे छोड़ के चले गए। उसकी वजह ये कि हमने कभी अपनी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है उसकी स्ट्रेंथ पे कभी काम ही नहीं किया। हमने पिछले 5 सालों में भी कोशिश ये की कि बस ये मोटरवे बना दें, ये ऑरेंज लाइन बना दें, उस पर कर्जे ले लिए। एक हमने आर्टिफिशियल ग्रोथ प्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब लोग सवाल करते हैं कि जी इन्होंने तो 3.8 ट्रिलियन टैक्स छोड़ा था, तो ये हुकूमत ने 2 साल में टैक्स ही नहीं बढ़ा सके। देखिए मेरी बात सुने, आपने जब 3.8 ट्रिलियन टैक्स छोड़ा था तो उस वक्त पाकिस्तान की दरामदाद आप $60 अरब पे ले गए थे। वो लग्जरी आज पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। इस साल आपकी जो दरामदाद क्लोज की है आपने $40 अरब की, और वो आप नहीं करते तो आपके खजाने में वैसी जगह नहीं थी, आप कर्जे ले रहे थे। तो वो $20 अरब की जो दरामदाद का फर्क है वो 1,000 अरब रुपए टैक्स एडिशनल था जो ये हुकूमत ने छोड़ा है। तो आप चीजों को जो है पूरे तनाजुर में देखें। बॉटम लाइन हम देखते हैं कि जी 3.8 ट्रिलियन 5.6% ग्रोथ, 5.6% ग्रोथ क्या थी? अच्छा, अब मैं कहता हूँ, एक दावा ये करता हूँ कि ये भाई हमारी मंथली 0.4% ग्रोथ आई है, लेकिन एग्रीकल्चर की इसमें 2.7% ग्रोथ आई है पॉजिटिव। तो अगर एग्रीकल्चर पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा है तो एक तो ये कि आपके मुल्क में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। दूसरी चीज जो सबसे अच्छी ये है
कि आपके मुल्क में अभी कोरोना के बाद पूरी दुनिया में एक फूड सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हम फूड सिक्योरिटी हासिल कर लेते हैं, अब वो एक अलग सवाल है कि जी गन्ना महंगा, चीनी महंगी, गंदम महंगी, वो इसलिए महंगी क्योंकि पूरी दुनिया में जब फूड सिक्योरिटी का इशू है, आपके मुल्क से स्मगल हो गया, आपने एक्सपोर्ट कर दी। अब आपको अपनी पॉलिसीज, इस हुकूमत ने कोई अच्छे काम नहीं किए। पिछले 6 महीने में इनके 4 तो स्कैंडल आ गए, इनका जो है दवाइयों का स्कैंडल आ गया, फिर आटा चीनी भी हुई, फिर अब पेट्रोल का भी हुआ। दे नीड टू इम्प्रूव देयर गवर्नेंस। हर चीज इमरान खान नोटिस ले तो वो क्यों सही, वजीर क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऑन द पॉलिसी साइड मैं ये कहूंगा कि इन्होंने जो है दे हैव टेकन द राइट पॉलिसी। दूसरी बात ये, आप ये पिछला साल देखें, ये दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर। आप FATF में फंस गए थे। FATF ने आपसे वो चीजें कराई 6 महीने में जो 72 सालों में आपने नहीं की। और जब वो चीजें आपने की तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी पैरेलल इकोनॉमी को आपने क्रैकडाउन करने की कोशिश की। कैश कोरियर, स्मगलिंग, ये वो 10 चीजें, बैन आउटफिट्स को आपने सजा देने की कोशिश की। उसमें आपकी मईशत ऑब्वियसली जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है, ये अनकंफर्टेबल हो रही थी। लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग, हाई इंटरेस्ट रेट का भी तो जिक्र करें ना, जिसने हमारी इकोनॉमी के साथ जो किया है, जो हॉट मनी के चक्करों में हमने किया है। आपकी पूरी इंडस्ट्री की जो आपकी ग्रोथ थी, उससे पहले भी, कोविड से पहले भी इंडस्ट्री की क्या परफॉर्मेंस थी? देखिए वो तो बजट से पहले ही तो FATF और ये सारी। अब आप आ जाए हॉट मनी पे भी 1 मिनट के लिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए आपने हॉट मनी जो है, पहली बात तो ये कि 13.25% सारों के लिए था, पाकिस्तानी लोगों के लिए भी था, बाहर के लोगों के लिए भी था। नंबर 1, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हॉट मनी वालों को दिया, पाकिस्तानियों को नहीं। नंबर 2, उस हॉट मनी के बावजूद भी आपकी हॉट मनी कितनी आई? $3.25 अरब। और आपका जो $3.25 अरब बनता है सिर्फ 500 अरब रुपए। आपको पता है आपने डोमेस्टिकली आपकी जो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी बैंक, पाकिस्तानी इदारे, 20,000 अरब रुपए उनके पैसे लगे हुए थे। तो 95 से 96% जो उस इंटरेस्ट रेट हाइक का फायदा आपके मकामी कारोबार, वो जो है बैंकों को या जो खातेदार थे। लेकिन मुजम्मिल साहब, इट वाज नॉट प्रोडक्टिव ना, प्रोडक्टिव नहीं था, इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई, बस बैठे बैठे पैसे से पैसा बन रहा था। सर नहीं, मेरी बात सुने, वो प्रोडक्टिव और उसकी बात नहीं है। दुनिया में जहाँ पे भी आप अपने सालों को उठा लेंगे, पिछले साल टर्की का इंटरेस्ट रेट, हम टर्की की एग्जांपल देते हैं, बहुत सक्सेसफुल है। टर्की का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? टर्की का इंटरेस्ट रेट भी डबल डिजिट में 6%, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंसेस थे, जहाँ पे इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स थे। आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी 12% इन्फ्लेशन है और आप 6% शरह सूद रख लें, उसमें तो और इंपोर्ट्स इनकरेज हो जाएंगी। आपको कंजम्पशन को डिस्करेज करना था। आपके पास, मैं जो पहली बात कह रहा हूँ, आपके पास $60 अरब इंपोर्ट करने की लग्जरी नहीं थी। उस लग्जरी का ना होना जो है, वो ये सारी चीजों के ये जो आपके सामने रिजल्ट है, ये वो है। अभी भी आप ये देखें कि आपने करेंसी की बात करें, पूरे 1 साल में आपकी करेंसी में 0 चेंज आया। पिछले साल जून में 164-65 था, अब वापस जो है 164-65, हालांकि 155 तक गया। उसके करंट अकाउंट में बैलेंस में जो है इस्तेकाम आने से जो है आपके एक्सचेंज रेट में इस्तेकाम है। अब वो आप रिफ्लेक्शन देखते हैं इंटरेस्ट रेट्स में, ऐसा नहीं है हम आइसोलेशन पे कोई नहीं। ठीक है मुजम्मिल, यू हैव रेज्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन पे मैं चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल भी बात की है, उस पर राना साहब जवाब दे, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ है अवैध साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, और खासकर टैक्सेस के हवाले से, अगर क्योंकि आपकी फील्ड भी वही है कि आपकी एक्सपर्टीज़ भी उसमें है, तो मुजम्मिल की जो बातें हैं उसमें तो कहीं ना कहीं देखिए बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की, वो वाली सूरत हाल तो है ही है। नहीं, लेकिन सबसे पहली बात यह है, देखें ये सब यानी ये वन साइड ऑफ द पिक्चर है। मैं मुजम्मिल साहब जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये कि उसमें दूसरी साइड को नहीं देखा। जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपने कहा कि यस कंजम्पशन रोकनी थी आपने, और उसकी बेसिस के ऊपर लोगों को सेविंग की तरफ लेके आना था, लेकिन आपने सेम टाइम पे बिजनेसेस के लिए क्या किया? क्या इंडस्ट्री के लिए कोई सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट दिए? आपने मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना था। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ती जा रही है? यानी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा, अगर आप बिजनेस साइड के ऊपर देखें तो सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग दे रहा होता है। एक फैक्ट्री जब लगती है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हंड्रेड्स में जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो रही होती, तो वहाँ तो आपने मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की, आप चाहे पिछला गवर्नमेंट देख लें, नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो थी उसको देखें, या करंट गवर्नमेंट देखें, या उससे पीछे भी, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, हम उसके ऊपर, यानी नवाज शरीफ गवर्नमेंट के अंदर कुछ पॉलिसी लाई गई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की, लेकिन उसको भी पब्लिसाइज नहीं किया गया, लोगों को बताया नहीं गया, जिससे कोई रिजल्ट नहीं आया।
तो हमारा अगर आप दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हम अवाम के लिए क्या कर सकते हैं, मुजम्मिल साहब एक चीज़ को भूल रहे हैं जब ये बात करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट ये था, इंटरेस्ट रेट ये था, तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 17% जीएसटी अक्रॉस द बोर्ड लगाया, जो रिटेल सेक्टर के ऊपर लगाया, और इससे पहले जो जीएसटी का रेट था वो 2% था। तो 15% प्राइसेस तो गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं स्ट्रेट अवे, जितनी भी रिटेल आपकी हो रही है। यस, उसके अंदर से आप कह सकते हैं कि जी जो अनपैक्ड फूड था उसके ऊपर तो नहीं लगा हुआ था, रॉ मिल्क के ऊपर नहीं लगा हुआ था, या गंदों के ऊपर नहीं लगा हुआ था, लेकिन जो आप कपड़ा खरीदने जाते थे वो तो 15% गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया, जूता खरीदने जा रहे हैं वो तो 15% गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उस इन्फ्लेशन को जो टैक्सेस की फॉर्म में लगा दी। एक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से भी थी कि आपके जो टमाटर की कीमत बढ़ गई, सप्लाई मैनेजमेंट नहीं थी, मैनेजमेंट का चले आपने ये टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो बताएं फिर गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन ही क्या कर ली? आपकी टैक्स कलेक्शन वहीं की वहीं खड़ी है। आपने 15% टैक्स रेट बढ़ा दिया, रिटेल के ऊपर, लोगों के ऊपर ओवरबर्डन कर दिया। उसके बाद आपने दूसरा जो बड़ा काम किया बिजनेसेस के साथ, वो ये किया कि पहले जो एक्सपोर्ट सेक्टर होता था वो 0% इनपुट के साथ चल रहा होता था, आपने उसको जीरो रेटेड सेक्टर को 17% करके उनके पैसे को टैक्स में कलेक्ट कर दिया और उनके रिफंड्स आपने प्रॉपर्ली नहीं दिए। तो गवर्नमेंट तो अभी भी ये जो कलेक्शन हुई है 3.9 की, इसके अंदर बहुत सारा पैसा तो एक्सपोर्टर्स का, जो एक्सपोर्टर्स का पैसा लेके बैठे हैं, तो वो भी कलेक्शन उसके अंदर आ रही है। आप जिस तरह मुजम्मिल का एक पॉइंट तो वैलिड है ना कि जो आपका जो 60 बिलियन वाली इंपोर्ट्स थी वो तो नहीं का, इंपोर्ट कम हुई, बिल्कुल उसका भी कल जिक्र भी किया जी। लेकिन अब जो टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए टैक्स नेट को, और कैसे मोर टैक्स पेयर्स वी शुड ब्रिंग इन द सिस्टम? देखें, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त आपके मुल्क का, एक तो सेक्टर्स आइडेंटिफाइड है आपके यहाँ। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तकरीबन मोर और लेस टैक्स दे रही है, रिटेल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स नेट से आउट है। दूसरा ये है कि आपका सर्विस सेक्टर जो है वो प्रॉपरली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो आपके सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं इस वक्त। अगर और डेटाबेस सारी इनके पास है, बैंक्स का नॉलेज, ट्रांजैक्शन की डिटेल इनके पास है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स इनके पास है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो क्या उसकी सजा जो होगी वो एक फेयर टैक्स पेयर को दिया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंगली टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं से हम कलेक्शन बढ़ाते रहेंगे, या हम उसके नंबर को बढ़ाने की बात करेंगे? हमें तो जो सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है वो टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है, उसकी बेस को बढ़ाने की जरूरत है। क्या उसमें क्या कैसे आप मुझे एक चीज बताएं कि अगर वापडा कमर्शियल मीटर से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स वाला कलेक्शन कर सकता है, तो टैक्स वाला क्यों कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता? और ये सारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जिनके तमाम रिकॉर्ड, तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास है हमारे लिए। यानी अच्छा, एक और भी बड़ा पॉइंट है कि हम एक तरफ कहते हैं कि हमारी टैक्स नेट नहीं है, नंबर कम है। हमारी जो लास्ट ईयर रिटर्न फाइल हुई वो 2.2 मिलियन के करीब रिटर्न फाइलिंग हुई, और उसके अंदर भी मोर देन 50% जो है वो या तो बिलो टैक्सेबल जा रहे हैं या आप 0% की उसकी रिटर्न दे रहे होते हैं। तो हमारा कोई नंबर बहुत ज्यादा कागज जमा करवा दिया, वो सारी चीज होगी। तो मुझे एक चीज बताएं कि लाहौर की मार्केट्स क्या बंद हो गई हैं? क्या टैक्स वालों को नहीं पता कि कहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, कहाँ से टैक्स लेना है? दुनिया में टैक्स कहीं पे भी वॉलंटरली लोग नहीं आके जमा करवा देते कि वो हो सकता है, उसको चेक एंड बैलेंस, उसको साथ इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। और अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स ये समझते हैं कि हम ऑफिसेज में बैठे रहेंगे और वहाँ आके टैक्स कलेक्शन हो जाएगी, तो फ्रैंकली वो तो सिस्टम ही, मैं समझता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको मार्केट्स विजिट करनी पड़ेंगी, लोगों को कंप्लायंसेस की तरफ लेके आना पड़ेगा और वहाँ जाके उनको इंश्योर करवाना है। सेकेंडली, एक जो ट्रस्ट का एलिमेंट है वो गवर्नमेंट को क्रिएट करना है कि गवर्नमेंट ये आके कहे कि अगर आप टैक्स प्रॉपरली पे कर देंगे, फाइल कर देंगे, तो आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई अनड्यू टैक्सेशन नहीं लगा देगा, बल्कि जो फेयर टैक्सेशन होगी वो पे होगी। आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि मैं अगर अपनी 100% भी करेक्ट रिटर्न फाइल कर दूं तो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको मानना नहीं है, उसके ऊपर अनड्यू डिमांड निकाल देनी है और उसके बेसिस के ऊपर मेरी एक इतनी बड़ी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि मैं सारी उम्र जो होगा वो उसी को फेस करता रहूंगा। टैक्स ऑडिट भी नहीं हो रहा ना, टैक्स ऑडिट कौन इस तरह रैंडम चीज कर रहे हैं ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, और जो इंटेलिजेंस होती है, जो आम लोगों को पता है कि जी फलाना जो सेक्टर है, जो फलानी दुकान जो है वो इतना बिजनेस कर रही है, आप एक दिन बैठ जाए आपको पता चल जाता है
यू कैन एक्स्ट्रापोलेट कि आपको क्या हो जाता है। तो ये सिस्टमेटिक फ्लॉ आप कह रहे हैं कि सिस्टम के फ्लॉज हैं सारे। देखिए आज के दौर में जब हम बैठे हैं जिस वक्त हम ये कहते हैं कि तमाम इंफॉर्मेशन आईटी के थ्रू इनके पास मिल रही है, इस वक्त आपका सिस्टम ये है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके साथ एक टैक्स पेमेंट होती है और उसकी इंफॉर्मेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेम डे जाती है। बैंकों की इंफॉर्मेशन, अब ये बैंकों से जिसकी चाहे उसकी इंफॉर्मेशन ले लें, आपके सामने अब ये जितनी इंफॉर्मेशन आती है कि ये लोग ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बैठे होते हैं, उसको अप्लाई क्यों नहीं करते? मतलब वो बैंक की इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, बिजनेसेस सर्विसेज के ऊपर हैं, सेल हो रही है। अब यानी जब तक ये पॉइंट ऑफ सेल को अब रजिस्टर करने की आजकल रिटेल के साथ बात कर रहे हैं, अब 17% के ऊपर ये उसको शायद पॉसिबल ही नहीं है कि ये इंप्लीमेंट कर लें। और ये गवर्नमेंट को जब तक अपनी रियल पिक्चर को देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा एफबीआर से हट के देखना है सिस्टम को कि क्या हो रहा है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट वही देखती है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको दिखाता है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने लिए आसान रास्ते ढूंढता है, क्योंकि कलेक्टर भी वही है, पॉलिसी मेकर भी वही है, लॉ भी वही बना रहा है। वहाँ पे भी होना चाहिए वैसे। लेकिन एक और आपने कहा है कि रोल पॉलिटिशियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, और मैं अब राना साहब से गुफ्तगू करूँगा, राना एहसान साहब से। राना साहब, सियासतदानों ने डिलीवर करना है, और ये कहते हैं कि आपस की सियासत कर रहे हैं, दूसरे नॉन इश्यूज़ पे एक दूसरे पे इल्ज़ामात के आप चोर ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये सिस्टम ठीक कौन करेगा? देखिए, काफ़ी चीज़ें जमा हो गई हैं, मुझे अब मौका दीजिएगा। सबसे पहले तो लोगों की याददाश्त जो है वो ताज़ा कराने की ज़रूरत है कि जो PMLN को जो गवर्नमेंट मिली थी उसके अंदर 2000 बम फटते थे हर साल, उसके अंदर 12 घंटे लोड शेडिंग थी। इन सारी चैलेंजेस को फेस किया हेड ऑन और इनको कवर किया। मिसाल के तौर पे आपका डिफेंस का बजट था 540 अरब का, उसको हम 1100 अरब पे लेके गए, जिसकी वजह से हमने दहशतगर्दी के साथ जो है वो जंग लड़ी और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया। ये पॉसिबल किया कि पहले फॉरेनर इस मुल्क में आता नहीं था, घुसता नहीं था। हमने ये मुमकिन किया कि CPEC जैसा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया, और फिर उसके बाद जो लोड शेडिंग का इशू था वो कोई छोटा मसला नहीं था। इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती थी, भूल जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन को, बंद हो रही थी इंडस्ट्री। 6 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक के रिजर्व में थे जब हमें हुकूमत मिली। तो इस बंद होती हुई सिनारियो को हमने टर्न अराउंड किया। और ये जो कह रहे थे मुजम्मिल साहब के जो है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, हम ट्रेड इम्बैलेंस छोड़ गए, तो जब भी आपकी एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप जाएंगे, 11,000 मेगावाट लगाएंगे, तो वो जो आखिरी 2 साल थे हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ा। लेकिन क्या जो PTI ने तरीका अपनाया उसको मैनेज करने का, इतनी डिवैल्यूएशन करने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी? तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, और ये कौम को याद होना चाहिए है कि वो पाकिस्तान जो हमारे पास था और हमने जो PTI को छोड़ा, उसमें वो दहशतगर्दी का चैलेंज नहीं था, उसमें 12 घंटे लोड शेडिंग का चैलेंज नहीं था, उसमें गैस की लोड शेडिंग का चैलेंज नहीं था, फॉरेनर्स को यहां नहीं लेके आना था, वो आ चुके थे। तो ये मुल्क एक करंट अकाउंट डेफिसिट का चैलेंज था जिसको इन्होंने जो है वो बुरे तरीके से जो है वो खराब कर दिया। मैं इधर टैक्स कलेक्शन की बात हो रही थी, तो टैक्स कलेक्शन हमने 400 अरब से बढ़ाई कंसेक्यूटिवली फॉर 5 years। ये कोई मजाक नहीं था। और ये जो GDP 230 अरब से हम 315 अरब पे लेके गए, ये हकीकतन गई। अब हमने प्लेटफॉर्म दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि जहां इंडस्ट्री लगे, जब बिजली गैस पूरी हो गई, उसको ये यूटिलाइज नहीं कर सके। आप हैरान होंगे सुन के कि बिजली की जो कंजम्पशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो मनफी जा रही है। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये 22 करोड़ की आवाम में आपकी बिजली की कंजम्पशन जो है वो कम हो रही हो? अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट्स के साथ इन्होंने किया, प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। आप देखें कि हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 18 था उसमें 775 अरब रुपए की प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग हुई, जो गिर गई, इनके अगले साल 620 अरब पे चलेगी, और इस साल इट वेंट डाउन 77% हाफ ईयर के अंदर आपकी। और ये जो अभी मई के फिगर्स क्लोज हुए हैं 288 अरब, ये क्या शो कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पैसा जिसको भूख होती है वर्किंग कैपिटल की, इट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बोरोइंग। तो ये जो पूरा सिनारियो प्री कोविड बिल्ड किया गया है, इनकी जो पॉलिसीज जो IMF के साथ, इनको आगे मूविंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि इनको इस IMF के चुंगल से निकलना पड़ेगा। ये उनको बताना पड़ेगा कि ये पोस्ट कोविड वो मामलात नहीं हैं, और इनको एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी होगी। अभी जो इन्होंने अपना डेवलपमेंट बजट दिया है वो 12% कम दिया है पिछले साल से। तो इस डेवलपमेंट बजट के साथ आप क्या जो है वो ग्रोथ बढ़ाएंगे? अभी यू विल हैव टू इंजेक्ट, आपको अपनी जितने भी आपका SME सेक्टर है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपके ट्रेडर्स हैं, आपका एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, सारों को सपोर्ट देनी पड़ेगी। उनको पहला टारगेट तो है कि सर्वाइव कराना है। दूसरा टारगेट, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको उनको
सॉफ्ट लोन्स देने पड़ेंगे जहां वो बोरो करें, जो भी फैसिलिटेशन हुकूमत दे सकती है उनको देनी पड़ेगी, साथ उनको खुद अपना एक डेवलपमेंट किक स्टार्ट करनी पड़ेगी। यही वो तरीका है जिससे आप जो है वो किसी हद तक आप कोविड को और लोकस्ट को के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करनी पड़ेगी, आप ये ऑयल क्राइसिस जो है ये इतना जो है इसके ऊपर सवालिया निशान है कि दुनिया में एक ऑयल सप्लाई का क्लट बना हुआ है। मुल्क चाहते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं कि हमारा लोड आप उठा लें, आप हमें बाद में पेमेंट कर दें, और उस सिनारियो में हुकूमत ने यहाँ शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर। तो इस मैनेजमेंट के साथ तो आगे फिर कोरोना की मैनेजमेंट, फिर लोकस्ट की मैनेजमेंट, बड़े टफ चैलेंजेस हैं। और अगर गवर्नमेंट जो है इसी तरह चलेगी तो मैं नहीं समझता कि ये जो टारगेट्स हैं ये अचीव हो सकेंगे। इस साल का टारगेट वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है, इन्होंने कहा कि -0.4% GDP ग्रो करेगी, वर्ल्ड बैंक कह रहा है -2.4 होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर अभी ये एयर में ही हैं, ये फिगर्स हैं जो ये क्योंकि कोरोना पे तो कोई बात नहीं कर सकते। IMF, वर्ल्ड बैंक, हमारे पीएस, देयर इज ऑल अजम्पशंस। अवैध साहब से भी मैं गुफ्तगू करूंगा कि अभी कोविड का इम्पैक्ट जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम लोग उसको तय ही नहीं कर पाएंगे। तो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है, प्लस चैलेंजेस जिस तरह राना साहब ने मेंशन कर दिया जो टिड्डी दल का है। हमारी जो ज़राअत है उसमें ग्रोथ थी, जो हमारा GDP में द ओनली पॉजिटिव थिंग वाज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर में जो टिड्डी दल का इम्पैक्ट है कि कितनी फसलें उससे मुतासर होंगी, और ये उस टाइम पे टिड्डी दल आया जब आपकी कपास की फसल, आपकी चावल की फसल, वहाँ पे इसका अटैक आया हुआ है। तो ये भी टिड्डी दल का भी एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर कमेंट मेरा ले लें प्लीज। टिड्डी दल जो है ये पिछले साल आई, पिछले बजट के अंदर भी पार्लियामेंटेरियंस ने इसका जिक्र किया। ये जो टिड्डी दल है ईरान से आई और ये यहाँ आके बस गई। आज जो टिड्डी दल का अटैक है ये सारी लोकल टिड्डी दल है जो पाकिस्तान में बस के मल्टीप्लाई हो गई हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। इसको इन्होंने टाइमली कंट्रोल नहीं किया। अब ये कह रहे हैं हम इसको मैनेज कर रहे हैं। जो टाइमली डिसीजन होती है इसी को गवर्नेंस और मैनेजमेंट कहते हैं, जो आपको यहाँ नहीं नजर आई। अब ये इतना बड़ा इशू बन गया है कि ज़राअत में 800 अरब का लॉस आपको ये दे सकता है। जी, लेकिन देखिए ये तो आप कह रहे हैं ना इंटरनेशनल भी था, क्योंकि ये अफ्रीका से शुरू हुआ, फिर वहाँ से ये फिर यमन से ईरान, पाकिस्तान और इंडिया में भी ये चीज़ आ रहा है। और लोकल, क्योंकि इस दफ़ा तमाम एस्टिमेट्स गलत साबित हुए ना, क्योंकि पहले ये था कि सर्दियों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। अब स्प्रे करते तो ख़त्म होता। आप इसमें आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, आप पेस्टिसाइड की इंपोर्ट देखें जो पिछले साल की है वो इस साल कम हुई है। यानी कि यहाँ लोकस्ट का हमला हुआ और गवर्नमेंट ने पेस्टिसाइड की इंपोर्ट कम हुई। तो ये चीज़ें बिल्कुल टिड्डी दल एक वर्ल्ड फिनोमेना अफ्रीका से शुरू हुआ, लेकिन हमारी हुकूमत ने इसको कैसे मैनेज किया, कैसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। इन्होंने फरवरी में इमरजेंसी डिक्लेयर की। तो ये सारी डिलेड जो डिसीजन मेकिंग है। लेकिन राना साहब अभी तो ऑन ग्राउंड आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्लेन्स भी जा रहे हैं, अब बलोचिस्तान में भी स्प्रे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड है दे आर टारगेटिंग। और वी होप कि ये चीज़ के ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। अब सब वेरी क्विक कॉमेंट जो राना साहब ने बात की है उस पर ज़रा समराइज आप करें। इस वक्त जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, देखें हमारे मुल्क की जो मईशत है ना वो मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड है। हम इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एग्रीकल्चर है सर, बाकी 20% बिल्कुल है। देखें प्रैक्टिकली आपकी पॉपुलेशन का इस वक्त भी मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो रूरल एरिया में रहता है, लेकिन वो रहना नहीं चाहता, वो शिफ्ट कर रहा है। सर शहरों पे इतना दबाव आ रहा है, पूरी डायनामिक्स चेंज हो रहा है। प्रेशर बिल्कुल है, लेकिन इसके बाद मुझे ये बताएं कि इस वक्त शहरों में क्या हो रहा है। आपकी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओपन की, कंस्ट्रक्शन, लेकिन आपकी मेजॉरिटी लेबर जो है वो रूरल एरिया में वापस जा चुकी है, क्योंकि लाहौर जैसे शहरों में, कराची जैसे शहरों में, इस्लामाबाद जैसे शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है कि वो लोग यहाँ रह नहीं सकते। अगर उनको आज का एक दिन की डेली वेज नहीं मिलती तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो कैसे रहेंगे। तो जब तक हमें देखें अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो पब्लिक को कैसे लेके चलना है, और खास तौर के ऊपर जो कोविड की वजह से अब जो बिजनेसेस जितने अफेक्ट हो रहे हैं, इसकी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये प्रपोजल किया कि पूरे साल के बजट के बजाय शॉर्ट टर्म भी एक कर लें, ताकि कोविड जब खत्म हो उसके बाद असेस करके दोबारा बजट कर दें, या इस तरह बीच में बजट्स आते रहेंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी सूरत हाल तो बिल्कुल फ्लूइड है। मुझे ये बताएं कि प्रीवियस ईयर में तो कोविड नहीं था, प्रीवियस ईयर में कितने बजट लेके आए हैं और कितनी दफा लॉ का अमेंड कर दिया। मैं मुजम्मिल को भी करूंगा, मुजम्मिल ने हमें दोबारा ज्वाइन किए। मुजम्मिल, क्या इस साल फिर ये बजट पहला बजट नहीं होगा, वन ऑफ द मैनी होगा कि थोड़े अरसे के बाद फिर हमें एक बजट देखना पड़ेगा? मुजम्मिल, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। मुजम्मिल फरमाएं। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी।
मैंने कहा कि वो तो नहीं, को मुनीर मुनियाजी का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, तो एक और बजट का सामना करना पड़ेगा कुछ अरसे के बाद। जी जी, देखिए मैं आप सुन रहा था सारे एक्सट्रीम पैनलिस्ट की बातें, और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान जो है दुनिया के हर फ्रंट में नंबर 1 चल रहा था, और पता नहीं 1.5-2 साल में जो है पाकिस्तान में कोई तूफान बदतमीजी हो गई। देखिए हम 23वें IMF प्रोग्राम में हैं प्रिसाइजली, और हम 1980 से सिर्फ ऐसा होता है कि एक आध साल जो है बाहर निकलते हैं दिखाने के लिए IMF प्रोग्राम से, और वो हमें वोट लेना होता है, और उसके बाद हम फौरन आ जाते हैं। अभी पिछली हुकूमत ने जब IMF आते ही उन्होंने ओथ नहीं लिया था, IMF प्रोग्राम जो है उन्होंने ले लिया था। फिर उसके बाद जाते विफ्ता इस्माइल साहब IMF के पास गए थे, ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि वो चीज़ें बिगाड़ चुके थे, और IMF ने उनको कहा था कि हम नई गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा ज़बरदस्त जो है ताले चाबियाँ रंग रोग बड़ा मुरम्मत करके घर दे के गए थे, वो जाते जाते ही IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ गई थी। अब दूसरी बात आ गई कि जी ये मिनी बजट्स, और इसकी ये वाहिद साल जो क्लोज हो रहा है जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स आई, इस गवर्नमेंट ने उसके बावजूद मिनी बजट नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि 2019-20 है, इसमें कोई मिनी बजट नहीं आया। अखबारात ने भी कोशिश कर दी, लिख के कल आ रहा है मिनी बजट, परसों आ रहा है, वो नहीं आया। इस साल को अगर आप हटा दें तो पाकिस्तान का कौन सा साल ऐसा है, उवैस साहब भी बैठे हुए हैं, ये बता दें, मुझे रिमाइंड करा दें कि इनके 5 सालों में कोई एक साल भी ऐसा हो जिसमें मिनी बजट ना आया हो। मैं तो बल्कि 2-3 दिन से एक ही बात कर रहा हूं कि अब मिनी बजट दें पहले, और बाद में पूरा बजट दें, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। वी डोंट नो कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है जी, और इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता। अभी लोकास की बात हो रही थी, देखिए 18 अमेंडमेंट आपको कराने का शौक था, और आपको हेल्थ एग्रीकल्चर तो खैर पहले भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। ये अभी आपको पता है इस साल पंजाब गवर्नमेंट का बजट है 2,500 अरब रुपए। 2,500 अरब रुपए में आपने जो है एक एग्रीकल्चर को संभालना है, एक आपने जो है हेल्थ को संभालना है, एक एजुकेशन को संभालना है। आप इन सारों के हालात देख लें कि क्या है क्या नहीं है। ये इन्होंने सिर्फ रेवेन्यू साइड जो है अपनी तरफ खींच ली, लेकिन एक्सपेंडिचर साइड की कोई अकाउंटेबिलिटी देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप देखें, लोकास की बात हो रही थी कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने 80 करोड़ पे रिलीज किए, जिसमें से 40 करोड़ पे की जो है ना वो जो है गाड़ियां खरीद ली लोकास की बजट में। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये पैसे कमा के ये कर्जा ले लेके सूबों को मुहैया करना है, और सूबे आगे से ये काम कर रहे हो, तो डू यू थिंक कि ये जो है वायबल सोल्यूशन है? हम बड़ी जमहूरियत इसकी कॉस्ट तो देखें हम क्या पे कर रहे हैं। अब आप आ जाए इसकी तरफ, क्या कहते हैं, अब आपको इस साल जो है लगभग 3,000 अरब रुपए के 4,800 अरब रुपए या 900 रुपए का टैक्स कलेक्शन आना है। 3,000 अरब आपने सूबों को ट्रांसफर कर देना है। 3,000 अरब आपकी डेट सर्विसिंग है। देखिए अब हमारी जो इश्यूज है ना, वो ये 18 अमेंडमेंट और ये सारे के बाद ये तोपों के रुख जो है सूबों की तरफ होने चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि हर चीज हर बात को हम देखिए पॉलिटिकली आप जरूर प्ले करें, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मुझे एक बात बताएं, 18 अमेंडमेंट को 9 साल हो गए। ये जो दो बड़े सूबे हैं सिंध और पंजाब, ये अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं हुए। ये हर साल जो है इंतजार में बैठेंगे फेडरल का टैक्स बढ़े और उससे डिविजिबल पूल से हमें आ जाए। इन्होंने क्या किया? और फिर आगे अब ये बात करते हैं कि जी सूबाई इख्तियारात से जिला इख्तियारात और शहरों के इख्तियारात कहाँ हैं? आज हम कराची में बैठे हैं भाई, हमें ना यहाँ बेड मिल रहा है ना हमें यहाँ पे जो है, पहले हम पानी मेरा महीने का 40,000, ठीक है ना, आज तक हम अस्पताल नहीं गए। आप हैरत होगी आपको सुन के, ये जो सूबों का हेल्थ बजट है मैक्सिमम जो है ना, एक बात सुन ले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1,300 रुपए पर हेड बंदे पे जो है ना मेडिकल एक्सपेंस कर रहे हैं। 1,300 रुपए पर हेड, इतना तो भाई मैं महीने का पेट्रोल भराता हूँ ना, या एक टैंकी जब पेट्रोल भराता हूँ तो उससे ज्यादा मैं जो है ना टैक्स दे आता हूँ। तो ये बात ये है कि हम सिर्फ लेने की बात कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं वफाक पे। सारा कर्जा वफाक लेती है, सूबे जो है डेट फ्री है ना, वो डेट शेयर करते हैं। देखिए ना वो मुजम्मिल साहब, इस पे राना साहब को मैं करूंगा क्योंकि काफ़ी बात पहले भी हो गई थी कि राना साहब ने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं। तो राना एहसान साहब, मुजम्मिल साहब की जो बात है और बड़ी डिबेट भी हुई इसमें 18वीं तरमीम पे, तो योर रिस्पांस प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो पीटीआई के पास अभी 3 सूबे हैं, बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब।
18वीं तरमीम अगर किसी को बेनिफिट करती है तो पीटीआई को करती है। लेकिन जब बदकिस्मती से आपका इनिशियल टारगेट 5.5 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल, उससे भी ऊपर शॉर्टफॉल होगा, और आप 2 सालों में टैक्स का एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है जब आपकी आमदन आपने बढ़ाई नहीं और आपने अखराजात कर लिए तो फिर आप चीखे मारेंगे हमारे पास पैसे तो है नहीं। और यही कहानी पीटीआई की है कि टैक्स ये बढ़ा नहीं सके। सूबों को भी तो चाहिए ना कि अपने टैक्स बढ़ाए, अपने रिसोर्सेज अपने खुद करें। हमने तो बढ़ाया, और हमने देखें अभी 3 सूबे, ये तो सूट करता है सेटअप जो है, पीटीआई को सूट करता है अगर उन्होंने वाकई गिरदगी करनी है। और अगर आप इनके निकाल लें, आप सूबों के आप बजट निकाल लें, देखें कहां से कटौती करेंगे। और ये भी जो पिछला 2.3 ट्रिलियन का जो बजट था पंजाब का, अभी ये जब फाइनल फिगर्स आएंगे तो पता चलेगा वो कितना था। मेरे ख्याल से तो 1.7 ट्रिलियन या 1.8 के ऊपर आ खड़ा होगा। फेडरल डिविजिबल पूल में कलेक्शन ही कोई नहीं हुई। इसमें पार्टियों की बात आप नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानियों की बात करते हैं सर। लेकिन जो हमारी जो बेसिक जो हमारी फैसिलिटीज है नहीं मिल रही ना, तालीम मयारी नहीं मिल रही, कई उस पर सिस्टम में 4 टीयर्स बने हुए हैं, सेहत नहीं मिल रही। अभी जो कोविड ने बड़ा हमारा सिस्टम भी एक्सपोज किया है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी हमारा इम्पैक्ट उस तरह का नहीं आया। अगर आता तो हम क्रम्बल कर जाते जो हमारा हेल्थ सिस्टम है। जो सूबों की जब बात होगी तो सूबों का हमेशा एक आपस में कंपैरिजन किया जाएगा कि हर सूबे को क्या बजट मिला और उसमें उन्होंने क्या परफॉर्म किया। मैं आपको पंजाब में हेल्थ में बता देता हूँ, हमारा वाहिद सूबा है जो हमने टेन्योर में 55 अस्पताल बनाए। इस वक्त जितनी आपकी ये टेस्टिंग हो रही है 90% वो हमारी दी हुई बनाई हुई फैसिलिटीज हैं जिसके अंदर कोविड की टेस्टिंग हो रही है। तो आप पूछें केपीके में 7 साल हो गए, इन्होंने कितने हॉस्पिटल्स बनाए, इन्होंने कितनी लैब्स बनाई जिनके अंदर ये टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस सूबे ने कितनी परफॉर्मेंस की। हमेशा सूबों का आप कंपैरिजन आपस में करेंगे, कंपैरेटिव कि किसने किस तरह का परफॉर्म किया। लेकिन अभी देखें ओवरऑल रिस्पोंडेंसी है, जहां पे आप देखें वहां पे गड़बड़ है। देखें हम जो इस हालात में पहुंचे हैं कहीं ना कहीं माजी में गलतियां की हैं, सिर्फ एक गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करते, सबकी इसमें गलती है। हमें वी नीड पॉलिसीज व्हिच विल फोल्ड इनटू जीडीपी ग्रोथ। आपने टैक्स कलेक्शन की बात की, टैक्स कलेक्शन इन्होंने पूरी जान लगा ली। कितने एफपीआर के चेयरमैन चेंज किए, प्राइवेट सेक्टर से भी लेके आए, टैक्सेस कलेक्शन की ये नहीं बढ़ा सके क्योंकि मईशत जो है रिसेशन में जा रही थी, नेगेटिव ग्रोथ के अंदर हम जा रहे थे। जब तक आप जीडीपी को ग्रो नहीं करेंगे, लोगों को खुशहाल नहीं करेंगे, तब तक आपको टैक्स ये नहीं बढ़ने वाला। मैं आपको फिर बता दूं, अभी भी अगर हमारी नेगेटिव ग्रोथ रहेगी और आप हुजम रखते हैं 5.1 ट्रिलियन का या 4.7 ट्रिलियन का कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो वो नहीं होगा। आपको जीडीपी ग्रोथ करनी पड़ेगी, आपको साथ साथ टैक्स बेस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आ रहे हैं वैसे साहब, क्योंकि अभी तो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने अब ग्रोथ की, हमने स्ट्रैटेजी करनी है, कोविड में हमने इंटरेस्ट रेट भी नीचे कर दी है, चीज़ें भी हैं, तो हमारी डायरेक्शन तो वही है। देखें इस वक्त डायरेक्शन है। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, अभी क्योंकि टैक्सेस की बात हो रही थी और प्रोविंसेस के रेवेन्यू बढ़ाने की बात हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो हमारा अगर टैक्सेस की कलेक्शन देखें तो इनकम टैक्स की कलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट करती है, सेल्स टैक्स और गुड्स की कलेक्शन जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, और प्रोविंसेस को जो हमने आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो कलेक्शन के टारगेट दिए वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के दिए। और मैं अक्रॉस द बोर्ड विदाउट हैविंग एनी पोलिटिकल एफिलिएशन और एनीथिंग, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोई भी प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटी उठा के देख लें, और उसका यानी 2011 में सिंध ने रेवेन्यू बोर्ड बनाया, 2012 में पंजाब ने बनाया, और उसके बाद केपी और बलूचिस्तान आया, तो आप हर रेवेन्यू बोर्ड की परफॉर्मेंस इन 5 सालों में देखेंगे तो वो नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हुई है, मल्टीप्लाई हुई है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस तो नहीं हुई उस तरह, हालांकि उनके पास तो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट था कलेक्शन का। वो चाहे अब उसमें यानी कोई, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो क्योंकि वहां पे हुआ क्या। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये कि जो एग्रीकल्चर टैक्स की बात होती है, ये क्यों नहीं पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियंस प्योरली देखें इस वक्त एक सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे यहाँ कि ये कहा जाता है कि जी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं हो सकती। तो ये पहली बात ये कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करना चाहिए। ये टैक्सेबल है। इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कलेक्शन के लॉज हैं, पंजाब का अपना लॉ है, सिंध का है, केपी का है, लेकिन वहां पे क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट के जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, वो किसी की भी है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग है, वो पीटीआई है, वो कोई भी आदमी वहां पे सीरियस एफर्ट नहीं करता, और वहां पे टैक्स कलेक्शन जो रियल टर्म में जो होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि सर वहां पे जो मेजॉरिटी बैठी है उन्हीं पे इंपैक्ट हो रहा है। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। लेकिन सर एग्रीकल्चर के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। मैं तो ये नहीं कह रहा कि 100 रुपए कमाएगा तो वो टैक्स जो है वो 50 रुपए दे दे या कुछ कर दे, वो जो उसका ड्यू शेयर है, मैक्सिमम शेयर 20% है एग्रीकल्चर टैक्स का, लोएस्ट स्लैब के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। सर गुफ्तगू जारी रहेगी यहाँ।